मेरी आर्थिक ये दृष्टि देखें तो मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री हैं और माता जो है वो हाउस वाइफ है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसी दौरान मेरा विवाह भी हुआ था। तो उसी समय मैंने तय किया था कि मुझे जेपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ जानता था कि जेपीएससी की तैयारी करने से कोई डीएसपी बन जाता है, बस इतना ही मुझे पता था। उसके अलावा कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसा टारगेट रखा हुआ था कि 2-3 सालों में क्लियर कर लूँ। जब मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं डिप्टी कलेक्टर बन गया, मैंने तो पहले 3 बार उसको क्रॉस चेक किया कि मेरा ही रिजल्ट तो है ना। क्रॉस चेक करने के बाद जब फाइनल हुआ तो मैं काफी रो पड़ा था उस वक्त, और रोते रोते ही मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया उसको। अब आपका हस्बैंड डिप्टी कलेक्टर बन गया। जीवन में कैसे समय बदलता है उस दिन मुझे पता चला कि फाइनली मैं एक स्टूडेंट से एक डिप्टी कलेक्टर, एक स्विगी बॉय से एक डिप्टी कलेक्टर बन गया। Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम सूरज कुमार यादव है। मैं झारखंड के गिरिडीह जिला से बिलोंग करता हूँ। अभी हाल ही में जो 11 से 13 जेपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें मेरा रैंक 110 है और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। अगर मैं अपने शुरुआती जीवन के बारे में बात करूं तो हम लोग, मेरी 4 बहनें हैं और मैं इकलौता मतलब भाई हूं। अगर मेरी आर्थिक ये दृष्टि देखें तो मेरे पिताजी एक राजमिस्त्री हैं और माता जो है वो हाउस वाइफ है। प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी हुई थी, मतलब बचपन का जो बोले प्राइमरी एजुकेशन, मेरा गांव में ही हुआ था। पापा ने उसके बाद मुझे धनबाद में एक हॉस्टल में रखा, जहाँ से मेरी पढ़ाई आगे की हुई। और 10th मैंने कोडरमा से किया था, जो कि CH+2 हाई स्कूल है। और 12th एवं ग्रेजुएशन जो है वो मैंने RPS कॉलेज बोकारो से किया था। वहाँ पे मेरी दीदी रहती थी और मेरे जिया जी रहते थे, उनके साथ रह के मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पर। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और उसी दौरान मेरा विवाह भी हुआ था। तो उसी समय मैंने तय किया था कि मुझे जेपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। उस वक्त मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ जानता था कि जेपीएससी की तैयारी करने से कोई डीएसपी बन जाता है, बस इतना ही मुझे पता था। उसके अलावा कुछ पता नहीं था। जब मेरा विवाह हुआ 17 में, तो मैंने अपनी वाइफ से मैंने इस बात को डिस्कस किया कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, सिविल सर्वेंट का तैयारी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप, क्योंकि एक विवाह के बाद जो होता है ना कि जिम्मेवारी पूरी तरह से बदल जाती है। अगर आप शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मैक्सिमम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं और कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप में भाग ले लेते हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरी जो पत्नी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस संदर्भ में कि ठीक है आप पढ़ाई करो और जो भी हो सकेगा हम यहाँ से मैनेज करेंगे, परिवार को मैनेज करेंगे। और बात थी कि आर्थिक, क्योंकि पढ़ाई करने जा रहा था तो पैसे की तो जरूरत पड़ती ही थी, पड़ेगी ही। कोचिंग का फी है, रेंट है, वगैरह वगैरह। तो उस संदर्भ में पत्नी नहीं, मतलब मेरे ससुर जी से बात की, मतलब अपने पापा से बात की कि वो पढ़ना चाहते हैं आगे, तो कुछ हेल्प चाहिए उनको। तो मेरे ससुर जी ने उसमें बहुत हेल्प किया और अभी तक जो खर्च था वो मेरे पिताजी उठा रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन तक। बट राजमिस्त्री का काम करते थे तो
उसके बाद उनका काम भी छूट चुका था, क्योंकि वो उस स्थिति में थे नहीं कि वो आगे उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि राजमिस्त्री का काम उसमें काफी बोल सकते हैं कि मेहनत वाला काम होता है वो, और एज हो जाने के बाद उसमें काम करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और मम्मी भी मेरी मोस्ट ऑफ टाइम बीमारी रहती है, उनको कई सारे दिक्कतें हैं, तो इस वजह से स्थिति बहुत खराब थी, तो घर से सपोर्ट अब नहीं मिल सकता था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने अपने ससुर जी से सपोर्ट मांगा कि मुझे आगे पढ़ाई करना है। तो मैंने कुछ टारगेट करके रखा था कि 2-3 साल तक मैं पढ़ाई करूंगा, 2-3 साल में मतलब क्लियर करके, मैंने ऐसा टारगेट रखा हुआ था कि 2-3 साल में मैं क्लियर कर लूंगा। और 17-18 में मैं रांची चला गया पढ़ने के लिए। उससे पहले की एक घटना और है, जब मैं विवाह कर रहा था, मतलब विवाह जब हुआ था उस वक्त मैं कॉल सेंटर में भी काम कर रहा था। कॉल सेंटर में काम करते हुए मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। और जब फाइनली मैं 18 में चला गया सिविल सर्वेंट का तैयारी करने, जेपीएससी का तैयारी करने के लिए, तो उस वक्त मेरे सपोर्ट में मेरे पापा थे, मेरे ससुर जी थे, और परिवार के सभी लोग थे। मेरी दीदी, खास करके मेरी जो दीदी है, मेरी 4 सिस्टर है, तो हमसे जो जस्ट बड़ी हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। वो मेरे घर का जो भी जिम्मेवारी था उन्होंने संभाल लिया, दीदी और जिया जी ने, मेरी वाइफ की, और फिर मेरे माता पिता के जो भी जिम्मेवारी था, छोटे मोटे जो भी चीजें थी वो उन्होंने संभाल लिया। और इसी वजह से मैं वहां पे जाकर के रांची में टेंशन मुक्त जाकर के पढ़ाई कर पाया। और 18 से 20 मैंने कोचिंग ली, एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग सेंटर। मेरे सफलता में दो कोचिंग संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग सेंटर रांची में है, और एक काशवी आईएएस, वो भी रांची में है। ये दोनों कोचिंग सेंटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 18 से 20 मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव में क्लास की लिया, और वहां से मेरा बैकग्राउंड सही हो गया था। मतलब बोला जाए ना, जब मैं तैयारी करने के लिए गया तो मुझे जेपीएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि जेपीएससी का मतलब क्या होता है, बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि जेपीएससी से लोग डीएसपी बनते हैं। तो मैं इसी सोच के साथ गया था। बट वहां गया, बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारे किताबें मैंने पहली बार देखी थी। सिविल सर्विस की तैयारी में क्या कौन कौन सी किताबें होती है। तो वहां से मेरा जो 18 से 20 मैंने पढ़ा ना, वो बहुत क्रूशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा कर दिया। जो चीजें थी, खास करके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में जो चीजें होनी चाहिए, वहां से मेरा ठीक हो गया था। 20 में अगर बात की जाए, तो 20 में पीरियड था कोरोना का। कोरोना पीरियड में क्या हुआ, 20 और 21 तो किसी तरह से पूरा जीवन ही रुका हुआ था। मेरा भी जीवन रुका हुआ था। और इसी दौरान 21 में मेरा एक पुत्र भी हुआ। वो कोरोना पीरियड के समय हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो होते ही बीमार हो गया था। तो हमने उसे रांची में ही एडमिट कराया था। तो उस दौरान भी काफी दिक्कतें रही, खास करके इकोनॉमिकली कंडीशन से देखे तो बहुत परेशानी हो गई थी। बट सब कुछ सही रहा, किसी तरह से मैंने मैनेज किया उस सारी चीजों को। 21 में पहली बार वैकेंसी आई, जो जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था, वो था 7वीं से 10वीं जेपीएससी। मैंने पीटी लिखा, वो क्लियर हो गया। मेंस लिखा, बट मेंस में कुछ नंबर से मैं चूक गया था। मेरा 7 नंबर कम रहा, जो भी कट ऑफ था उससे, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। अब चीजें यहाँ पे थी कि या तो मैं आगे पढ़ाई करूँ या फिर छोड़ दो, या फिर कोई काम कर लूँ। क्योंकि आप देखिएगा 18 से 22 तक, 22 में मेंस लिखा था मैंने, 4 साल हो गए थे, और जो मेरा टारगेट था कि 2 से 3 साल ही मैं पढ़ाई करूंगा, वो पूरा हो चुका था। तो घर से भी वैसा कुछ मतलब घर से सपोर्ट था, बट वो कभी मना नहीं किया कि आगे नहीं मत पढ़ो। बट वो चीज था ना कि भाई कितना दिनों तक पढ़ाई करना और कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि आगे की भी रणनीति में देखना था। मेरा एक पुत्र हो गया था, उसका भी तो मुझे देखना है, ख्याल रखना है। बट इसमें मेरी वाइफ और दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार और आप ट्राई करो, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी तरह से एफर्ट लगा के करना है, और उसके बाद नहीं होता फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। मैंने भी सोचा कि नहीं, एक बार और देना है, क्योंकि मेंस तक पहुंचा था, और मुझे अपनी मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की थी वो मुझे पता था कि इस मेंस में मैंने कहाँ कहाँ पे लैक मेरा हुआ, और किस पोर्शन मुझे काम करना था, ये सब मैं मतलब जज कर चुका था। 22 में जब मेरा नहीं हुआ, उसके बाद उस वक्त मेरे जीवन में ना दो, मतलब बोल सकते हैं कि एक घटना घटी थी 21 में, जो मेरा पुत्र हुआ और बीमार पड़ गया था। 22 में एक घटना और थी कि
मेरी एक छोटी सिस्टर है जो हमसे छोटी है, और मेरी वाइफ की भी एक सिस्टर है, दो। तो वो दोनों का विवाह 22 में तय हुआ। और जो भी झारखंड और बिहार के कल्चर को जानते हैं, सामाजिक स्थिति को जानते हैं, जिनके यहाँ 4 बेटियां हैं ना, वो मतलब आर्थिक स्थिति से कभी मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है विवाह में, एक लंबा खर्च होता है। तो मेरे मेरी तो 4 सिस्टर थी। हर एक जब भी मेरी सिस्टर की शादी हुई है, मेरे घर से मेरे जमीन के टुकड़े बिके हैं। और सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बिके हैं, कई सारे कर्ज भी मेरे ऊपर आए। तो वो सारी चीजें बहुत मेरे लिए बोल सकते हैं कि काफी ये रहा, नेगेटिव रहा। और हम लोग एक अच्छी स्थिति से खराब स्थिति में आ गए थे। 22 में जब मेरी सिस्टर का विवाह तय हुआ, छोटी सिस्टर का, तो उस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, और विवाह का जो सारा जिम्मेवारी था मुझ पे और मेरे पिताजी पे था। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा थे, करीब 15 के आसपास में, 12-15 के आसपास में खर्च थे, तो कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो मैंने कुछ जमीन, मेरा एक भूमि था, लैंड था, उसको मैंने करीब 3 लाख में उसको सेल किया। और जो शेष अमाउंट थे वो मेरे सारे रिश्तेदारों ने मुझे पे किया, मतलब वो कर्ज के तौर पर है, तो उन्होंने मुझे उधार दिया। और फाइनली 22 में मेरी सिस्टर का विवाह सही सलामत, सही से ठीक मतलब हो गया। और यही कंडीशन मेरे अ, ससुराल में आने की, मेरी वाइफ के घर में भी था कि उनकी सिस्टर का भी शादी तय हुआ, वहां पर भी अच्छा खासा कर्ज मतलब ये हो गया था। तो ये घटना क्या हुआ ना, ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे जीवन में, क्योंकि इस घटना ने मुझे काम करने पे मजबूर किया था। कि ये घटना, जब अभी तक मैं काम नहीं कर रहा था, अभी तक मुझे सपोर्ट मिल रहा था परिवार से, बट इस घटना ने क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई, मतलब सपोर्ट कम हो गया था। जब सपोर्ट कम हो गया तो मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपने जो मैं आगे जेपीएससी देना चाह रहा हूँ वो बेफिक्र दे सकूं, मतलब दे सकूं अच्छे से पढ़ाई करके। तो इसीलिए मैं रांची छोड़ दिया। और रांची, क्योंकि रांची थोड़ा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे खर्च ज्यादा होते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे देखें तो मैं रांची छोड़ के 22 में हजारीबाग आ गया। और हजारीबाग में मेरे जीजा जी का क्वार्टर था, पुलिस क्वार्टर था, तो वहाँ पे रेंट का मतलब व्यवस्था हो गया था कि तो रेंट नहीं लगेगा, बस खाने पीने का खर्च हमको वहन करना था। तो मैं हजारीबाग आ गया, हजारीबाग में मैं रहने लगा। और सेल्फ स्टडी पे मेरा पूरा चल रहा था, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका था, तो सेल्फ स्टडी में कर रहा था, तो रूम में रह के पढ़ाई करता था। इसी दौरान मैंने एक किताब भी लिखी, जेपीएससी के लिए ही किताब लिखी थी। एक टॉपिक है सीएनटी एसपीटी, तो किताब भी मैंने लिखी। और एक दो कोचिंग सेंटर मैंने वहां पे जाके ट्राई किया कि मुझे पढ़ाने के लिए दिया जाए, क्योंकि मैं चाह रहा था अगर कुछ अर्निंग हो जाता तो मैं परिवार का थोड़ा सा बहुत सपोर्ट कर लेता, क्योंकि मेरा बेटा भी था, परिवार भी था, तो उसका भी कुछ खर्च वहन कर लेता। तो एक होता कि ठीक है, परिवार को भी देख ले रहे हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ट्राई किया, बट फाइनली एक कोचिंग सेंटर था, पाननी आईएएस हजारीबाग में, उन्होंने मुझे मौका दिया पढ़ाने का। वहां पर मैंने 2 बैच लिया, और दोनों में मुझे करीब 40-40 हजार रुपये मिले थे। मतलब अगर मंथली देखा जाए तो 5 हजार रुपया मंथली मुझे मिल रहे थे वहां पे। और वहां पे 2 बैच मैंने पढ़ाया, 2 बैच करीब मेरा 1.5 साल के करीब था वो बैच पूरा। और वहां से जो पैसे अर्निंग हुए वो काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि उससे मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं हुई। 2 घंटे जाके पढ़ाता था डेली, और फिर खुद सेल्फ स्टडी करता था, तो बढ़िया था। मतलब मेरा पढ़ाई जारी रहा, घर पे भी थोड़ा बहुत देख लेता था। इसी दौरान अब जब मैं पढ़ा रहा था, उसी दौरान ये जो 11वीं से 13वीं जेपीसी एडवर्टाइजमेंट आया था। 2024 में जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आया था। तो उस वक्त मैं पढ़ा भी रहा था, तो उसी दौरान मैंने जेपीएस का पीटी लिखा। उसके बाद पीटी क्वालिफाई हो गया, और उसी दौरान मैंने मेंस भी लिखा। और जब मैं मेंस लिख रहा था, उससे जस्ट पहले ही मेरा बैच समाप्त हो गया था जो मैं पढ़ा रहा था। तो मेंस लिखने के बाद वहां पे जब ट्राई किया तो बोला कि यहाँ बैच नहीं बना हुआ है अभी कोचिंग में। और भी 2-3 कोचिंग थे, तो वहां पर भी बैच नहीं बना हुआ था, कहीं पर भी पढ़ाने का ये नहीं था, स्कोप नहीं था। तो मेंस तो मैं लिख चुका था, मेंस मेरा बढ़िया भी गया था, बट ये कंफर्म नहीं था कि रिजल्ट हो ही जाएगा। तो मुझे आगे की देखना था कि आगे मैं कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखूं। और पढ़ाई के साथ साथ चीजें जो है कि परिवार वगैरह को भी थोड़ा देखना था। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों से इस संबंध में बात की कि देखो, ये हजारीबाग में मैं हूँ,
और यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है पढ़ाने को, क्योंकि मैं झारखंड पढ़ाता था। जेपीएससी का झारखंड, जेपीएससी का एक सिलेबस है पीटी में झारखंड, जिसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं पढ़ाता था। और उसके टीचर बहुत सारे हैं, पूरे झारखंड में देखा जाए तो करीब करीब बहुत सारे टीचर हैं झारखंड के। तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि पढ़ाने का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रांची आ जाओ। रांची में क्या है ना कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जेपीएससी के, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा पढ़ाने। तो दोस्तों के ही सजेशन पे मैं रांची चला गया मेंस का एग्जाम देने के बाद। रांची गया। रांची जाने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग में अपना बायोडाटा वगैरह जमा किया। बहुत सारे से मेरी बात भी हुई, कहीं ने मेरा डेमो भी लिया, बट फाइनली किसी ने बुला नहीं, मतलब को बुला नहीं रहे थे। अब दिक्कत क्या थी पता नहीं, या तो उनके पास बैच नहीं होगा, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम होगा, बट कई जगह तो मेरे पैसे की भी डील हो गई थी, फिर भी नहीं बुलाया गया। तो लास्ट में मुझे दोबारा से सोचना पड़ा कि भाई रहे कैसे, क्योंकि 2-3 महीने हो चुके थे और 2-3 महीने काफी तकलीफ से गुजर रहा था वहां पे। तो मेरे एक भैया हैं, वो रैपिडो में काम किए हुए थे पहले, तो उन्होंने और मेरे दोस्तों ने ये सजेशन दिया कि आप ना रैपिडो चलाओ, रैपिडो या स्विगी को चलाओ। इससे क्या होगा ना कि आप अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हो और पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, क्योंकि रैपिडो या फिर स्विगी जैसे जो कंपनियां हैं, ये आपको एक लिबर्टी देती है ना कि आप अपने अनुसार काम कर सकते हो। उसमें बाउंडेशन नहीं होता। अगर मैं कोई ऑफिस ज्वाइन कर लेता, कहीं पे ज्वाइन कर लेता किसी भी चीज को, तो वहां पे बाउंडेशन था कि आपको 8 घंटे काम करने हैं, टाइम शेड्यूल रहता, और कि आपको 10 से 4 या 5 तक आपको काम करने। बट इसमें क्या था ना कि मैं अपने अनुसार काम कर सकता था, जब मुझे टाइम मिलता मैं चला जाता। तो ये सजेशन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं यही कर लूंगा, और इससे क्या होगा कि मैं आगे की पढ़ाई भी अपना जारी रख सकता हूँ। बट दिक्कत यहाँ पे ये थी कि अगर मैं स्विगी या फिर रैपिडो चलाता तो उसके लिए बाइक टैक्सी की आवश्यकता थी, बट मेरे पास थी नहीं। और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कहीं कर्ज उठा करके ले लूं। क्योंकि जस्ट इससे पहले ही, मतलब 24-23 में पीएम आवास योजना के तहत मेरा घर बना हुआ था। मतलब पीएम आवास योजना मुझे मिली थी सुविधा मेरे पापा को। तो उसमें कुछ पैसे मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक कर्ज लिया हुआ था, जो कि इनफॉर्मल कर्ज था, जैसे कि जिसमें हम लोग साहूकार वगैरह से जो लेते हैं उस तरह का कर्ज था मेरा। तो उसमें मुझे कुछ पैसे देने पड़ते थे इंटरेस्ट के तौर पे प्रत्येक मंथ। और अभी भी वो कर्ज है, मैंने भी दिया नहीं है, इंटरेस्ट भर रहा हूँ उसका। तो वो भी इंटरेस्ट मुझे देना था। तो इस वजह से मैं और भी ज्यादा कर्ज नहीं ले सकता था, इस स्थिति में नहीं था कि मैं कर्ज लेकर के बाइक खरीदूं और फिर मैं ये काम करूं। तो मेरे दो दोस्त हैं, एक राजेश और एक संदीप, उन दोनों का स्कॉलरशिप आया था। मेरे दोस्त राजेश है, उनका कुछ 50-60 थाउजेंड स्कॉलरशिप आया था, वो बीएड का। और मेरे दोस्त हैं संदीप, उनका स्कॉलरशिप आया था एलएलबी का, कभी करीब 25-30 हजार के आसपास में। तो उन दोनों दोस्तों ने मिल करके मेरे लिए बोला कि ठीक है, आप बाइक खरीद लो, बट कि जो आप पैसा इंटरेस्ट में कहीं भरोगे ना, वो पैसा आप जमा करके हम ही लोग को दे देना, 2,000-3,000 रुपया पर मंथ जमा करते हुए मुझे ही लौटा देना। वो उससे क्या होगा ना कि आप इससे, आप पढ़ाई आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहीं कर्ज लेते हो, अगर आप ईएमआई पे लेते हो, तो आपके पास मेंटली दबाव रहेगा कि आपको ये भरना ही भरना है। बट ये चीज आपका छूट जाएगा। तो उन्होंने हेल्प किया, और दोनों दोस्तों ने मिल करके मेरे लिए धनतेरस में बाइक ली थी। धनतेरस के दिन ही मैंने बाइक लिया था 2024 में। और धनतेरस के नेक्स्ट दिन, दिवाली के दिन से मैंने रैपिडो चलाना शुरू किया। रैपिडो, सॉरी, स्विगी और रैपिडो। पहला दिन मैं स्विगी में निकला था, तो उस दिन स्विगी में क्योंकि अच्छा उस दिन मिल रहा था, दिवाली के दिन था, अच्छा ही मतलब चार्जेस थे, तो उस दिन मैंने शुरुआत किया। चीजें ठीक थी, मतलब एक तो उससे अर्निंग मुझे आ जा रहा था 400-500 रुपये। उस दिन तो दिवाली के दिन अच्छा आ गया था 1200 के आसपास में। बट अगर डेली बेसिस पे देखें, 4-5 घंटे अगर काम में करता था, तो 300 के आस अराउंड मेरा अर्निंग हो जाता था। शुरुआत में चीजें ठीक लगी, क्योंकि एक तो मैं काम कर रहा था तो अर्निंग भी हो रही थी, और अर्निंग होने से थोड़ा फील ठीक लगा। बट समय बीतने के साथ 15-20 दिन हो गए, उसके बाद मुझे चीजें अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि मैं जब बाहर जाता था तो कई सारे लोगों से मिलता था, और कुछ लोगों से हॉट टॉक भी हो जाता था, तो वो चीज माइंड में बैठा हुआ रहता था। और जब मैं रूम आता, पढ़ाई कर रहा होता, तो वो चीजें घूमती थी दिमाग में।
तो कंसंट्रेशन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो जाता था। तो ये चीजें बहुत रिग्रेट फील होती थी। और एक दूसरा चीज ये भी था कि मेरी जो एजुकेशन है वो मैं मास्टर कर चुका हूँ इग्नू से। फिर मैंने एलएलबी की भी पढ़ाई कर रही, मैं भी कर मेरा जारी था। तो इतना वेल एडुकेटेड होते हुए भी मैं अगर रैपिडो और स्विगी चला रहा था, तो मेरे लिए एक शर्मनाक की बात थी। काम छोटा नहीं होता है, जो कर रहे हैं उनके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम छोटा है, बट मैं अपने खुद को ये मान रहा था कि मेरे लायक ये काम नहीं था। अगर कहीं पढ़ाने के लिए मिल जाता तो मेरे लिए बेटर था, बट वो चीज नहीं मिला, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। तो इस तरह से मेरा काम शुरू रहा 24 से। और फाइनली जून में मेरा रिजल्ट आया मेंस का। मेंस का जब रिजल्ट आया तो मेरा जब सिलेक्शन हो गया मेंस में, तब मैंने इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद से सर मेरे जानते थे, जो काशवी आईएएस के सर हैं नीरज सर, वो जानते थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अभी ये सब चीज छोड़ दो। 1-2 महीना आप पूरी तरह से इंटरव्यू पे फोकस करो। अगर हो जाता है ना तो जीवन सुधर जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें देखनी नहीं पड़ेगी। तो मैं उनके सजेशन को माना, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और मैं इंटरव्यू पे फोकस किया। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा हम कहने के सेंस, बहुत वो हाई नहीं था बट लो भी नहीं था, मीडियम अच्छा था, सेटिस्फाई था। मैं जहाँ पे मॉक भी दे रहा था ना, वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपका बहुत अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है, आप एक्सप्लेन सही से कर लेते हो, आपका स्माइली ये भी है, फेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो वे रखे हो ना पकड़ के, उसको रखो, अच्छा आपका जाएगा। उसी तरह गया भी, ठीक था। और फाइनली 25 जुलाई को मेरा रिजल्ट आया और मैं डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में सेलेक्ट हुआ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, वो दिन मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि उस दिन मेरा सुबह में जब मुझे पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं डेप्यूटी कलेक्टर बन गया, मैंने तो पहले 3 बार उसको क्रॉस चेक किया कि मेरा ही रिजल्ट तो है ना। क्रॉस चेक करने के बाद जब फाइनल हुआ तो मैं काफी रो पड़ा था उस वक्त। और रोते रोते ही मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया उस वक्त कि अब आपका हस्बैंड डेप्यूटी कलेक्टर बन गया है। तो वो भी रोने लगी और हम लोग दोनों काफी भावुक थे। और उन्होंने एक बात भी कही उस वक्त कि अब आप क्यों रोते हो, अब तो हमारे दुख के दिन चले गए। क्योंकि वो भी बहुत कुछ अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। उन्होंने मेरी वाइफ ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी पॉलिटिकल साइंस से, बट उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ये चीज लग रहा था कि मैंने उसके जीवन के कुछ हिस्से अपने में ले लिया था, उनकी पढ़ाई छुड़वा दिया था। मैंने छुड़ाया नहीं था, बट उन्होंने खुद ही छोड़ दिया कि दिक्कतें थी ना। वो मेन चीज होता है कि अगर आपके पास पैसे है ना तो सब कुछ हो जाता है। वो कहने को होता है कि वो ये चीज है, बट पैसा बहुत मायने रखता है चीजें जीवन में। तो दिक्कत वही थी। तो बच्चे हो गए, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भी अपना पढ़ाई ड्रॉप कर दिया। पीजी उन्होंने 1 सेमेस्टर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो उनकी पढ़ाई अभी तक रुकी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि वो आगे पढ़े। तो वो दिन काफी मेरे लिए अच्छा दिन है था, 25 जुलाई का दिन। फिर मैंने सभी को कॉल किया। मेरी सिस्टर के पास रहती है मेरी वाइफ, तो वो दोनों वहीं पे थी, बातें हुई, सभी लोगों को पता चला। मतलब सभी लोग काफी खुश थे। और उस दिन बहुत सारे कॉल्स भी मेरे पास आए। जीवन में कैसे समय बदलता है, उस दिन मुझे पता चला कि फाइनली मैं एक स्टूडेंट से एक डिप्टी कलेक्टर, एक स्विगी बॉय से एक डिप्टी कलेक्टर बन गया। और जो भी बच्चे आगे मतलब जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, देखिए संघर्ष सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है। हाँ, लोग इसलिए मुझे भी जान रहे हैं क्योंकि मैं सक्सेस कर गया, मैंने जेपीएससी क्रैक कर लिया, तो इसलिए लोग मुझे जान रहे हैं। बट संघर्ष की बात की जाए ना, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, कई तरह से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा उनसे कहना ये होगा कि आपने अगर कुछ तय किया है ना, तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आप अड़िग रहे हैं उस पे। होता है ना कि आप अपने जीवन में ही देखते होंगे, कभी कहीं जा रहे होते हैं और बीच में कुछ बाधा आ जाता है, ऐसा थोड़े कि आप जाना छोड़ देते हैं, गाड़ी बदल के चल देते हैं।
अगर आप घर जा रहे हैं अपने कोचिंग सेंटर से और बीच में गाड़ी खराब होगी, दूसरी गाड़ी पकड़ लेता हूँ। ऐसा थोड़ी है घर जाना छोड़ ही देते हो। तो परिस्थितियां जो आती है ना, विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती है, वो इसलिए नहीं आती है कि आप को झुका दे, बल्कि बल्कि इसलिए आती है कि आप उससे मजबूत हो, आप चीजों को सीखें। परेशानियां आपको जो दिक्कतें हैं या फिर सवाल खड़े होते हैं आपके जीवन में ना, वो इसलिए नहीं कि आपको उलझा दें, इसलिए कि आप सवाल का जवाब ढूंढें और आगे बढ़ें। तो मैंने यही किया जीवन में कि मैं जो भी कुछ हो रहा था मेरे जीवन में, वो मैं डील कर रहा था, आसानी से डील करता, मैं उलझता नहीं था ज्यादा चीजों को। सिंपल से सोचता था, अच्छा ये चीज हो गया, ठीक है, इसको किस तरह से डील करना, उस पर हम फोकस करते थे। और बहुत से ऐसे दिन थे जब मेरे पॉकेट में एक भी रुपया नहीं होते थे, फिर भी मैं खुश रहता था। खुश इसलिए भी रहता था क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था, जिस काम के लिए मैं वहां पे था वो मेरा हो रहा था, तो इसलिए मैं खुश भी रहता था। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बट मेरा विजन तो क्लियर था कि मुझे करना है। अगर इस बार नहीं होता मैं फिर अगली बार ट्राई करता, क्यों ना मुझे स्विगी एक साल और चलाना पड़ता, बट मैं फिर से ट्राई करता। तो जिन भी स्टूडेंट के साथ ये इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न है या फिर हो रहा है, जो भी लोग जूझ रहे हैं इन सारी चीजों से, मेरा यही संदेश होगा आपसे कि आप डिगे ना। मतलब ये होता नहीं कि आप अपने स्टैंड पे खड़े रहें कि मुझे क्या करना है, ये विजन क्लियर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये चीज कि आपका तैयारी जो है ना, उसको देखना जरूरी है कि हम जिस काम के लिए आए वो हो रहा है या नहीं। अगर हम पढ़ने के लिए आए तो मैक्सिमम समय हमारा पढ़ाई में जाना चाहिए, ना कि किसी और समय में। सब कुछ करना है, खेलना भी है, कूदना भी है, सब कुछ करना है, बट मैक्सिमम समय आपको स्टडी में देना है। क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो वो मायने रखता है ना कि आपका विजन कैसा है, आपका स्टडी, आप कितने समय तक पढ़ाई कर रहे हो, आपका पेशेंस कितना है, ये सारी चीजें उसमें मायने रखती है। तो वो चीज आपके अंदर होना चाहिए। बाकी बात जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये संदेश दूंगा कि सबसे पहले तो अपना गोल तय कीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे मेरा शुरू से ही गोल था कि मुझे जेपीएससी करना है, मैंने यूपीएससी या फिर बीपीएससी कभी ट्राई नहीं किया। क्योंकि मैं मुझे ना मुझे अपना, एक तो मैं इकलौता भी हूँ, एक मतलब सामाजिक स्थिति की वजह से भी यहाँ रहना चाह रहा था, क्योंकि मेरी बहनें यहीं पर है, मैं मेरे मैं इकलौता हूँ, तो माँ पिताजी को भी ये चीज था कि झारखंड में रह के काम करे। उसके अलावा जब मैं झारखंड पढ़ रहा था ना, तो मुझे झारखंड की सारी चीजें समझ में आई कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। तो एक लगा कि नहीं, मैं सही जगह पे हूँ, कि इससे अच्छा मतलब जगह नहीं हो सकता है काम करने के लिए। अगर इससे अच्छा जगह कोई है तो मुझे पता नहीं, बट अभी मेरे ज्ञान में जो जगह है वो झारखंड है। क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत निचली मतलब बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, महिला घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप बहुत, आपके पास स्कोप है कि समाज को आप कैसे बदल सकते हो। तो तैयारी के दौरान ये चीज मुझे समझ में आ गई थी। तो मेरा क्लियर तक मुझे जेपीएससी करना है, यूपीएससी या बीपीएससी नहीं करना। और यूपीएससी इसलिए भी नहीं सोच रहा था क्योंकि मुझे शुरू से ही जब मैं जाना तो उसमें लगा था कि बहुत ज्यादा खर्च होते हैं उसमें, तो वो खर्च भी मैं वहन नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से मैं और सोचा भी नहीं, और इसीलिए मैं जेपीएससी फोकस्ड रहा। तो जो भी बच्चे तैयारी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो पहले तय करें कि आपको करना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस जो होता है ना कि आप पंडित जी लोग को देखते हैं ना कि एक अपना पोथी लेके चलते हैं वो, जिसमें उनका ग्रंथ वगैरह जो भी होता है वो हरदम रहता है उनके पास। जब भी बोलिएगा पदरा, तो खोल करके आपको दिखाने लगेंगे कि आपका ये जीवन है। तो वो चीज आपके अंदर सिलेबस के साथ होना चाहिए। एक जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस हरदम आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, आपको मार्ग दिखाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर दिशा से भटकेंगे, वो सिलेबस आपको बता देगा कि अच्छा आप दिशा से भटक रहे हो। तो सिलेबस आपके साथ हरदम होना चाहिए, वो 24/7 आपके साथ होना चाहिए। सिलेबस को अच्छे से रीड कीजिए, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको देखना है। उससे क्या होगा ना कि आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन पे इतने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमको उस तरह से तैयार होना है। अगर स्पेशली जेपीएससी की तैयारी की बात की जाए, क्योंकि मैंने जेपीएससी का तैयारी किया है और एक बार फाइल भी हुआ, तो दूसरी बार सफल हुआ। तो जेपीएससी के जो भी बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, वो उनके लिए मेरा कुछ सजेशन होगा कि पहली बात तो जेपीएससी का जो पीटी का जो अगर हम देखेंगे रणनीति, उसका अलग होगा, मेंस का अलग होगा। और क्योंकि पीटी का जो सिलेबस है ना,
200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 110 क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से पूछा जाता है, मतलब झारखंड के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो पीटी का जो आपका रणनीति होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि आपका झारखंड पे फोकस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि 110 में अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते हो पीटी में, तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे मुझसे पूछने आते हैं कि पीटी कैसे निकलेगा, तो मैं उससे सीधा बोलता हूँ कि आप झारखंड को रट जाओ, मतलब रट करने मतलब पूरा एकदम पी जाओ बोल करके। तो झारखंड अगर बहुत अच्छे से आपका होगा ना, क्लियर रहेगा, तो आपका डेफिनेटली पीटी क्लियर हो जाएगा। बात है मेंस की, तो मेंस में 6 पेपर होते हैं। पहला क्वालिफाइंग होता है, दूसरा लैंग्वेज पेपर होता है, तीसरा जो पेपर होता है आपका, वो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का होता है, चौथा पॉलिटिकल होता है। डीकेटी ने मुझे मंच दिया अपने कहानी को शेयर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डीकेटी को।